ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में ओमिक्रॉन के चलते कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो पूरी तरह से अपने पैर जो है वो पसार चुकी है। देश में लगातार 2 दिन से संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के आसपास आ रखा है। तो ओमिक्रॉन के अधिकतर मरीजों में संक्रमण के माइल्ड या कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न को लेके जिसे WHO ने संज्ञान दिया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक चिंताजनक वेरिएंट घोषित कर दिया है। इसको लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और बहुत से प्रश्न हैं कि किस तरह से ये बढ़ता है, इसके लक्षण क्या है, किन किन लोगों को होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लगातार इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, एम्स में हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर संदीप, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 23421230। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421230 और 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो आप इससे पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर संदीप, विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। इसके हम क्या मायने समझें? देखिए, गंभीरता इस बात से नापी जाती है कि सीरियस इन्वॉल्वमेंट कितना है, जैसे कि लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट। जब ज्यादा सीरियस इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गन्स का होता है और जब जान को खतरा होता है तो हम उसको सीरियस कहते हैं। तो अगर जो डेथ रेट है वो हाई हो या मेजर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो सीरियस, तो फिर हम उसको सीरियस इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। जी डॉक्टर संदीप, एक हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर क्या आपने अभी तक ऐसे किसी रोगी से आपका सामना हुआ है जो ओमिक्रॉन की वजह से हृदय पर उसको इसका आघात हुआ हो या हृदय की कोई बीमारी से संबंधित हुई हो? हाँ, देखिए, जैसा आप कह रहे थे कि जो ओमिक्रॉन है वो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि बहुत सीरियस नहीं है। तो अभी कोई सीरियस हृदय रोग का कोई केस नहीं आया है सामने। अभी तो वैसे भी प्रॉब्लम शुरू हुई है। अभी तो एपिडेमिक, मतलब जो ये वाला है थर्ड वेव, तो अभी आई है। तो अभी तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा सीरियस के रोग का पता नहीं लगा है, क्योंकि प्रोबेबली इतनी ज्यादा सीरियस बीमारी कर नहीं रहा ये वाला वेरिएंट। डॉक्टर संदीप, मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है, तापमान काफी गिर चुका है, ओमिक्रॉन का वायरस जो है वो भी पूरी तरह से पैर पसार चुका है। कार्यक्रम के आरंभ में ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप हृदय रोगियों को अब क्या खास सलाह देना चाहते हैं? देखिए, हृदय रोगियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनको अगर ये वाला या कोई भी संक्रमण होता है, ये वाला है या वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट, तो उनको उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 तो अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लेना चाहिए। और उसके अलावा बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके 2 डोज मिल चुके हैं और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या अगर आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपको अन्य तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जो बूस्टर डोज भी जरूर लगवा लेना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि कोमॉर्बिडिटी तो आपने हो ही गई, अगर आप हार्ट के रोग से संक्रमित हैं तो 60 साल से ज्यादा की उम्र है तो जरूर लगवा लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा अधिक संक्रमण करता है। मतलब उसकी इन्फेक्शन की जो रेट है वो डेल्टा से भी ज्यादा है। हालांकि जैसा हमने बताया कि बीमारी थोड़ी कम घातक होती है, लेकिन जो इन्फेक्शन लगने का रिस्क है वो तो डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। तो इसमें तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। तो इसलिए
जो ज्यादा प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जैसे कि सोशल आइसोलेशन था, मास्क वगैरह लगाना, और बाकी जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। और इस समय जो तीसरी चीज आपने बताई कि अभी ठंड का मौसम है, तो और आजकल तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है दिल्ली में तो कम से कम, तो ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज जो है बाहर ज्यादा ठंडे माहौल में जाके एक्सरसाइज वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। सूरज देख के जब थोड़ी गर्मी आ जाए माहौल में तभी बाहर जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर बाहर में ना कर पाए एक्सरसाइज तो घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, चल सकते हैं, साइकिल वगैरह जो होती हैं स्टैटिक वो चला सकते हैं। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा जारी करेंगे। इस बीच मुंबई से हमारे पहले कॉलर जो हैं भुवनेश दबे हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न सुन लेते, फिर चर्चा करेंगे। भुवनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार। हमारे डॉक्टर साहब का भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे 1 जनवरी के दिन बुखार आया। सुबह मतलब मेरी नींद उड़ी 4 बजे करीब। मुझे इतना बुखार था और इतना सिर दर्द था कि मैं सिर पे मैंने एक पट्टी बांधी, और बाद में मैंने मेरे पड़ोसी को करीब 11 बजे फोन करके बुलाया कि वहाँ कॉम्बी फ्लेम दवाइयाँ रखी है, मुझे आप दीजिए, और पानी की बोतल दीजिए। उन्होंने आके मुझे पानी और दवाई दी, और उसके बाद शाम को 4 बजे मैंने चाय पी। रात को भी मैंने थोड़ा नाश्ता करके एक कॉम्बी फ्लेम ली। दूसरे दिन से लेके और परसों तक मैंने पैरासीटामोल सुबह और शाम ली। मेरा बुखार उतर गया, लेकिन मुझे अभी भी मतलब मैं नॉर्मल नहीं हो पाया हूँ सर। तो बुखार उतर गया है, लेकिन मेरी बॉडी मतलब इतनी कमजोरी फील हो रही है। ये इसका क्या कारण हो सकता है? जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने अपना कोविड की जांच करवाई कि नहीं करवाई, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं आजकल सिम्टम इस समय कोविड के हो सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको चेक कराना चाहिए। और आपको ये बात मैं एक बता दूं कि जो कोविड में जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है शुरू ज्यादा जब बुखार उतर जाता है, उसके बाद ही सांस की जो बीमारी शुरू होती है, लंग की बीमारी शुरू होती है, और बाकी ऑर्गन्स की बीमारी शुरू होती है। तो इस टाइम पे आदमी का जो है थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है कि उसको लगता है बुखार तो उतर गया, उसको लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन बल्कि उल्टा होता है, क्योंकि बीमारी एक्चुअली जो है वायरस के वजह से नहीं होती, बल्कि वायरस के अगेंस्ट जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं या जो हमारा प्रतिरक्षा की प्रणाली जो हमारी ओवर एक्टिवेट हो जाती है कोविड में, वो ज्यादा घातक सिद्ध होती है। वायरस इतना घातक नहीं है, पर वायरस का जो बचाव है बॉडी का वो ज्यादा घातक होता है। और वो तभी होता है जब हम वायरस के ऊपर काबू पा लेते हैं तो बुखार तो उतर जाता है और हमें लगता है कि बिल्कुल सब सही हो गया, लेकिन होता यह है कि जो बॉडी की प्रतिरक्षा की जो प्रणाली है वो ये हमारे ही ऑर्गन्स के खिलाफ काम करने लग जाती है वायरस के पर काम करने के बाद। तो वही जो है हमारे लंग्स में प्रॉब्लम शुरू कर देती है, और हमारा जो है लंग की प्रॉब्लम शुरू होती है, सैचुरेशन ड्रॉप कर सकते हैं और बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इस समय के माहौल को देखते हुए मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि पहले आप अपनी एक बार जांच जरूर करवा लीजिए कि कोविड है कि नहीं। कोविड है तो फिर उसका ध्यान रखना जरूरी है। जी, हमारे अगले श्रोता पूर्णिया बिहार से मजहर, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। मजहर जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये हमें ये जानकारी आप लोग दीजिए कि जैसे कि यहाँ पे जैसे दिल्ली हम आए तो दिल्ली में कोविशील्ड मैंने लगा लिया दोनों डोज। अब जो हम गांव बिहार से अब आ रहे हैं दिल्ली तो कोवैक्सीन लगाए, एक डोज लगा के वो दिल्ली आ रहे हैं। अब दूसरा डोज कोवैक्सीन उसको दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उस जिस एरिया में रह रहे हैं वो कोविशील्ड ही लग रहा है। तो कोवैक्सीन के लिए कहाँ उनको उपलब्ध होगा वो इंजेक्शन ताकि वो दूसरा डोज लगा ले? ये देखिए जानकारी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आपके आसपास के डॉक्टर्स को भी पता होगा कि कहाँ पे ये अवेलेबल है। कुछ अस्पताल में कोविशील्ड है, किसी में कोवैक्सीन है। हमारे एम्स में जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अवेलेबल है। तो अगर आपको दिल्ली में नहीं समझ रहा तो एम्स आ जाइए, वहाँ पे कोवैक्सीन भी अवेलेबल है और कोविशील्ड भी अवेलेबल है। और भी मैं कहता हूँ बल्कि अगर आपके लिए दूर है तो कोई जरूरी नहीं है इतना दूर आना, आप अपने लोकल डॉक्टर से पता कर लीजिए कहाँ पे कोवैक्सीन अवेलेबल है, कहाँ पे कोविशील्ड अवेलेबल है। जनरली यही अच्छा आइडिया है कि अगर आपने पहले कोवैक्सीन लगाई है तो आपकी जो सेकंड डोज वो भी कोवैक्सीन हो तो अच्छा है, लेकिन ये पता कर लीजिए, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से। डॉक्टर संदीप, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि कोरोना ठीक होने के बाद, बुखार उतरने के बाद फिर उसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं कि कहाँ कहाँ उसने किस किस अंग को जो है अफेक्ट किया है। ऐसे में इस मरीज को या जो भी कोविड से पीड़ित मरीज है उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बुखार उतरने के बाद? देखिए, बुखार उतरने के बाद ध्यान रखना चाहिए
कि जो ऑर्गन के सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में जो अगर वो आ रहे हैं सिम्टम्स तो फिर उसकी उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जांच करानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमन है, सबसे कॉमन तो है हमारी फेफड़े की प्रॉब्लम, तो उसका सिम्टम यही होगा कि खांसी आएगी, उसमें बलगम आ सकता है, साथ में जो है सांस जो है लेने में घुटन हो सकती है, और फिर अगर आप देखेंगे तो जो है होठ नीले पड़ सकते हैं धीरे धीरे अगर ऑक्सीजन की लेवल ड्रॉप होगा। तो उस टाइम पे ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर से जांच कर सकते हैं कि सैचुरेशन कितना है। कई बार तो अब तो लोगों के घर में ही अवेलेबल है, नहीं तो आसपास के आप अस्पताल जाएंगे या कोई डिस्पेंसरी जाएंगे तो वो वहां जरूर अवेलेबल होगा पल्स ऑक्सीमीटर, वहां जाके आप चेक करा सकते हैं कि ऑक्सीजन तो कम नहीं हो रहा। अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो फिर एक्सरे होता है, HRCT होता है, दूसरे तरह तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे कि पता लगता है कि कितना लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर जरूरत पड़े तो फिर एडमिट होना पड़ता है। ऐसे ही हार्ट के भी सिम्टम हो सकते हैं कि छाती में भारीपन हो सकता है, या सांस फूलना हो सकता है, या फिर धड़कन इरेगुलर हो जाती है कभी कभार, या फिर चक्कर आता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आए कोविड के बुखार के बाद तो फिर विशेष ध्यान रखना चाहिए। या फिर किडनी का है कि पेशाब जो है वो कम होने लग जाए, और पेशाब जितनी होती है उससे थोड़ी सी कम मात्रा हो जाए तो फिर ध्यान रखना चाहिए कि किडनी भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये तरह तरह के सिम्टम हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि पेट के भी सिम्टम्स इस बार कॉमन है, वॉमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये तो सिम्टम्स के हिसाब से अपना मॉनिटर करना चाहिए। अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जांच करानी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको और भी बताऊं कि ये जो है कोविड जो है अब 3 फेजेस में है। एक तो जो पहला फेज है जिसमें वायरस या वायरीमिया होता है, जिसमें बुखार आता है। सेकेंड वाला जो फेज होता है उसमें वायरस तो चला जाता है, लेकिन जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करती है, जैसा मैंने बताया। और वो फेज होता है वो करीब 1 हफ्ते 10 दिन लास्ट करता है। पहला भी करीब 4-5 दिन लास्ट करता है बुखार वाला फेज, फिर बुखार उतरने के बाद फिर करीब हफ्ता 10 दिन लास्ट करता है ये वाला फेज, जिसमें कि कोविड का एक्चुअल कोविड है, जिसमें कि ये ऑर्गन का डिस्फंक्शन होता है। और फिर उसके बाद भी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सब होने के बाद भी लॉन्ग टर्म भी चलता है थर्ड फेज, जिसको कि हम लॉन्ग कोविड कहते हैं, जिसमें कि जो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं वो लेट भी आ सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट की जो प्रॉब्लम है, वो हार्ट के जो अटैक्स हैं वो कोविड पूरी तरह से क्योर होने के बाद भी आ सकता है। तो करीब 3 से 6 महीने का पीरियड जो है वो और भी एक्सटेंड करता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड का पीरियड। जी डॉक्टर साहब, इसमें अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसे समय समय पर कौन सी जांच करवानी चाहिए और कितने कितने समय पर करवानी चाहिए? नहीं, ये कोविड से रिलेशन की जनरल हार्ट? जी कोविड से रिलेटेड है। अगर उसको कोविड हो गया है और उसको लगता है कि उसकी हृदय की जो धड़कन है वो तेज हो रही है या असामान्य हो रही है या उसे घबराहट या एंजाइटी हो रही है, तो उसे कब चेक कराना चाहिए और कितने कितने वक्त पर चेक कराना चाहिए अगर उसे लॉन्ग कोविड के लक्षण सामने आने की अंदेशे है? लॉन्ग कोविड के जो लक्षण है अगर आए तो सबसे पहली बात तो आपको एक डॉक्टर से राय अवश्य करनी चाहिए। अब मैं इसमें आपको ये बात बता दूं कि कुछ जो लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत बिनाइन भी होते हैं, मतलब कि हैं वो पर ज्यादा परेशानी नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सिम्टम होता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, तो वो बहुत दिन तक लास्ट कर सकती है, 3 महीने 6 महीने तक भी लास्ट कर सकती है। ये बहुत कॉमन है कि कोविड हो गया, कोविड से ठीक भी हो गए, घर आ गए, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई है, जिसको कि हम कहते हैं टैकीकार्डिया, और वो बहुत दिन तक लास्ट कर सकती है। और वो एक्चुअली होती ये है कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है उसके वजह से होती है। तो अब जो भी है इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपको कोई सिम्टम लगे तो अपनी जांच कंप्लीट कराइए। अगर जांच में पाया जाए कि हार्ट का इफेक्ट कुछ हुआ है, जैसे कॉमन ये इफेक्ट होता है या तो हार्ट अटैक के होता है, तो हार्ट अटैक को तो हार्ट अटैक की तरह मैनेज करते हैं, या फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है और जिसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर, तो फिर उसमें तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन अगर जांच के बाद ये पता लगता है कि हार्ट ठीक है, सिर्फ धड़कन ही बढ़ी हुई है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि धड़कन बढ़ी हुई है, तो फिर उसमें कोई और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, एक बार करा के और आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट फेलियर हो गया है तो फिर उसके लिए तो आपको नियमित रूप में जांच करानी पड़ेगी, जैसे कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की बीमारी के लिए करा जाता है। जी डॉक्टर संदीप चर्चा जारी रखेंगे। हमारे जो श्रोता है बहुत देर से लाइन पर हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका।
जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। आरिफ जी, क्या सवाल है? जी सर, हमारा सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना जागरूक हम लोगों को करते हैं। हमेशा जो प्रोग्राम आते हैं सुनते हैं तो इससे हम लोगों को नॉलेज बढ़ता, जानकारी बढ़ती है। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं मतलब छोटा सा हमारा ये सवाल ये है, जैसे दोनों टीके मैंने लगवा लिए हैं और मेरे परिवार ने भी लगवा लिए हैं, लेकिन अब जैसे तीसरा ये कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो किन बातों का अब हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इस वायरस से महफूज रहें? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं अब इस वायरस से बचने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी सावधानियां अपनानी होंगी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल। जैसा मैं पहले कहूंगा कि टीका लगाने का मतलब ये नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन हो गया। टीके लगाने से 3-4 तरह के फायदे होते हैं। इसमें एक होता है कि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, 85% रिस्क कम हो जाता है, लेकिन 15% फिर भी रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। नंबर 1 तो ये फायदा होता है। नंबर 2 फायदा जो होता है वो ये होता है कि जो अगर बीमारी होती भी है तो वो बहुत घातक बीमारी नहीं होती, तो बहुत ज्यादा ऑर्गन्स को जो है ज्यादा सीवियरली इफेक्ट नहीं करती। नंबर 3 जो होती है कि जो उसमें जो बीमारी से डेथ का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। और लास्ट चीज ये होती है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करा लिया तो वो बाकी जगह पे लोगों में स्प्रेड होने के चांसेस कि आप उसको और लोगों को स्प्रेड करेंगे वो कम हो जाता है। तो ये 4 फायदे होते हैं वैक्सीनेशन से। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि वैक्सीनेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि अब कोविड नहीं हो सकता। आपको बेसिकली 85% प्रोटेक्शन है, लेकिन 15% रिस्क फिर भी रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको प्रिकॉशंस फिर भी लेने पड़ेंगे, और अगर आप वैक्सीनेशन करा लें और प्रिकॉशंस ले लें तो नियरली 100% चांस है कि आपको कोविड नहीं होगा। और प्रिकॉशंस क्या है? वही है सोशल आइसोलेशन, एक दूरी बनाए रखें, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। दूसरी चीज ये है कि जब बाहर निकले सोशल स्पेस में जब आप जाएं तो एक अपना मास्क वगैरह लगा के रखें। हाथ का जो है ध्यान रखें, उसको बार बार धोते रहें, साबुन पानी से धो सकते हैं या सैनिटाइजर से धो सकते हैं। और इस तरह के जो बाकी प्रिकॉशंस हैं वो सब लेते रहें। अगर दोनों चीजें करेंगे, वैक्सीन भी लेंगे और ये बचाव भी करेंगे तो करीब करीब 100% चांस है कि कोविड नहीं होगा। अब दूसरी बात जो है कि वैक्सीनेशन जो है, जैसा मैंने बताया, करीब 85% प्रोटेक्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब न्यू वेरिएंट्स आते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के जो चांस है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। तो हर बार जब न्यूअर वेरिएंट आता है तो जो उसका प्रोटेक्शन है वो मान लीजिए पहले 90% था, तो वो नए वेरिएंट के साथ हो सकता है कम होकर 85% रह जाए, जिसको कि हम कहते हैं वैक्सीन एस्केप। तो ये एक चीज होती रहती है। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन के बाद समय बीतता जाता है, नए नए वेरिएंट्स आते जाते हैं, तो उस वैक्सीन का जो है प्रभाव धीरे धीरे समय के साथ कम हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, धीरे धीरे समय के साथ वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम भी होती जाती है। इसीलिए आप लोगों ने सोचा है कि कम से कम जो बूस्टर डोज भी दी जाए। तो अगर अप्रोप्रिएट है आपके केस में, दोनों वैक्सीनेशन ले चुके हैं और अगर अप्रोप्रिएट है, मान लीजिए 60 साल से ज्यादा की उम्र है और कोई और प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या शुगर है या फिर जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर अगर अप्रोप्रिएट है तो बूस्टर भी लिया जाए। जी, ये है सारी चीजें। गाजियाबाद से के लोनी से यामीन जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी यामीन जी। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी। जी सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि गर्मी से सर्दी आती है और सर्दी से गर्मी आती है, एक तो जेबी क्यों फैलता है, एक तो थोड़ा ये बताएं, और एक ये बताएं तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, युवाओं को या बुजुर्गों को? जी डॉक्टर, इनका मूल प्रश्न है कि ओमिक्रॉन जो है इस लहर में किस आयु वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, अभी तक तो ये फर्क नहीं पता लगा कि कौन से आयु वर्ग में ज्यादा है। ये जरूर है कि जो इसका जो इन्फेक्शन का जो रेट है, मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी बोला था कि जो इसकी इन्फेक्टिविटी है, इनफैक्ट देखिए 2 चीज होती है। एक होती है इन्फेक्टिविटी, कि अगर एक आदमी को इन्फेक्शन है, आप उसके संपर्क में आते हैं तो कितना ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन होने का, ये होती है इन्फेक्टिविटी। दूसरी चीज है कि आपको जब अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी चीज ऑफकोर्स होती है कि वैक्सीन ले लिया तो फिर होने का चांस कितना है, जिसमें कि वैक्सीन एस्केप एक चीज होती है। तो जो ओमिक्रॉन के साथ में खासियत है वो ये है कि इसका इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, इसकी करीब करीब फ्लू या इवन उससे ज्यादा इन्फेक्शन की रिस्क है।
मतलब कहने का मतलब अगर आप ओमिक्रॉन के संपर्क में आएंगे तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, इवन ज्यादा हो जाएगा डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन जो दूसरी बात है कि बीमारी की सिवियरिटी कितनी होगी, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओमिक्रॉन में बीमारी की सिवियरिटी कम है। तो ये दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है और एडल्ट को भी इफेक्ट कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के साथ ये था कि एडल्ट को ज्यादा करता था, ओल्डर एज को ज्यादा करता था, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम करता था। तो वो इस वाले एज ग्रुप में ज्यादा मतलब होता तो शायद सभी को था, लेकिन वो ज्यादा दिखता था इस एज ग्रुप में। लेकिन ओमिक्रॉन क्योंकि ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो वो दोनों में ही बराबर सा हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है और एडल्ट में भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम लगातार जब से कोविड शुरू हुआ है हम कोमॉर्बिड की बात करते आ रहे हैं। आपके माध्यम से आज हम ये जानना चाहेंगे कि कौन लोग ये समझे, क्या कौन सा व्यक्ति ये समझे कि वो हृदय रोग से पीड़ित है, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण हैं, ताकि उसे पता चल जाए अगर वो अनजान है तो। देखिए, जो हृदय रोग के सिम्टम्स होते हैं कॉमन ये होता है, एक तो होता है जिसको कि हम कहते हैं एंजाइना का सिम्टम। उसका मतलब ये है कि छाती में भारीपन होता है या घुटन सी महसूस होती है, जो कि स्पेशली कोई एक्टिविटी करने से होती है, जैसे चल फिर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो उससे शुरू होता है और रेस्ट करने से या सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन की दवाई खाने से वो ठीक हो जाती है। ये वाली जो चीज है कि घुटन सी जो कि एक्सरसाइज या चलने पे हो और रुकने से ठीक हो जाए या फिर नाइट्रेट्स लेने से ठीक हो जाए, इसको हम कहते हैं एंजाइना। तो ये एक कॉमन सिम्टम है। दूसरा है सांस फूलना, कि आप, और वो भी सांस फूलना एक्सरसाइज पे सांस फूलना, रुकने से ठीक हो जाना, ये एक दूसरा सिम्टम है जो हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम होता है कि दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाना, तो ये सिम्टम है जो कि जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, कुछ ज्यादा, एक आप देखिए बीट तो किसी के में भी इरेगुलरिटी हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा इरेगुलरिटी हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट की प्रॉब्लम का, इसको हम एरिथमिया कहते हैं। और फिर उसके अलावा जो अगर आप ये समझे कि चक्कर आके बेहोश हो जाना, बेहोशी आ जाना सडनली एक्सरसाइज करते हुए या कभी भी बीच बीच में, तो वो न्यूरो का भी हो सकता है लेकिन हार्ट का भी हो सकता है सिम्टम। तो ये करीब 4-5 सिम्टम है जो कि हार्ट में कॉमन होते हैं। और फिर उसके अलावा जो होता है कि अगर आप साइंस होते हैं जो कि दूसरा आदमी देख सकता है, जैसे किसी के होंठ ज्यादा नीले हो रहे हों तो वो हार्ट का सिम्टम भी हो सकता है, लंग का भी हो सकता है, लेकिन हार्ट का भी साइन हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। या पैर पे सूजन आ जाना ज्यादा, तो फिर वो भी हार्ट का हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि साइंस हैं दो हार्ट के और सिम्टम्स हैं। जैसे तो हमें इन लक्षणों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आइए अब जी, स्पेशली सांस फूले अगर अत्याधिक तो फिर सोचना चाहिए। जी, दिल्ली का रुख करते हैं, धर्मवीर जी के पास चलते हैं। काफी देर से हमारी लाइन से जुड़े हुए धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। जैसे कि पीछे बोला जा रहा था कि तीसरी लहर आ रही है, इसके बीच में ब्लैक फंगस की बातें हुई थी जी, तो क्या ब्लैक फंगस भी अभी साथ साथ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? क्योंकि पीछे 1 महीने पहले किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी ब्लैक फंगस में, गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चला था, आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, और इसके बारे में बताएं। और दूसरा ये है कि अब इस समय जो खान पान में भी कुछ चेंजिंग लानी पड़ेगी हम लोगों को, जैसे ओमिक्रॉन आया, और ये क्या इन वायरस का आपके तरफ से क्या नामकरण जो किया जाता है, अल्फा, डेल्टा, बामा, गामा और डेल्टा, डेल्टा प्लस और आपका ओमिक्रॉन, इसके बारे में भी जरा बताएं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत मिले जुले प्रश्न हैं इनके। सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस के बारे में भी जानना चाहते हैं, और दूसरा शायद ये भी जानना चाहते हैं जो ओमिक्रॉन के ट्रीटमेंट में, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम वही रहेगा जो डेल्टा में रहा था जब स्टेरॉइड्स दिए गए थे? तो क्या ब्लैक फंगस के चांसेस इस ओमिक्रॉन के बाद भी बढ़ सकते हैं, और खान पान में क्या करना है आप हमें? देखिए, ब्लैक फंगस का जो था ये था कि जो लोग ज्यादा देर वेंटिलेटर पे रहते थे और उनको साथ में अगर डायबिटीज था अनकंट्रोल्ड, तो ये दो जो लक्षण अगर हो तो फिर ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा होते थे। अब क्योंकि ये ज्यादा सीवियर बीमारी ही नहीं है तो ज्यादा लोगों को लंग की प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, ज्यादा लोग वेंटिलेटर पे नहीं जा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैक फंगस की इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने के रिस्क है। और उसमें और भी चीजें थी, जैसे कि
जो ऑक्सीजन थी वो अगर क्लीन तरीके से दी जाए, मतलब सफाई से दी जाए, तो फिर चांसेस कम थे ब्लैक फंगस होने के। अगर उसमें कुछ थोड़ी सी, क्योंकि जैसा कि फंगस है आपको पता है, जो सीलन है, ब्लैक फंगस क्या था वो, जैसे अगर आप किसी जगह जाएं, आप घर में जाएं तो आप देखते हैं कि दीवारों पे सीलन होती है, उस पे ये वाला फंगस होने के चांस ज्यादा था। तो अगर कोई बहुत साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं कोविड होने के बाद में, वेंटिलेटर से निकलने के बाद में, जो लोग बहुत साफ एनवायरनमेंट में रहते थे, घर में सफाई थी, तो उनको चांसेस कम थे। लेकिन वो अगर कोई ऐसी जगह रहते थे जहाँ सीलन है या ये है, या उनको ऑक्सीजन प्रॉपर जो है सेफ्टी से नहीं दी गई, उनमें रिस्क ज्यादा था। तो अब हमको पता ही है कि क्या क्या चीजें हैं, तो वैसे भी ब्लैक फंगस कम हो गया था इवन डेल्टा वायरस के साथ, लेकिन इसके साथ तो चांसेस और भी कम है क्योंकि लोग वेंटिलेटर पे ही नहीं जा रहे, तो फिर चांसेस कम है, ऐसा लगता है। मुंबई से अभिराम जी का प्रश्न सुनते हैं, क्या जानना चाहते हैं? अभिराम जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्ते अभिराम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, कोलोन कैंसर, सर्जरी हुआ, मेरा 1.5 महीना हुआ। तो 4 तारीख को बुखार था और 6 तारीख को ब्लड टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट नहीं, कोरोना टेस्ट किया, तो उसमें पॉजिटिव आया जी, बुखार चला गया। तो मेरा जो सवाल है वो सर्जरी का, जो सर्जरी हुआ कोलोन सर्जरी, उसमें कुछ प्रभाव हो सकता है क्या इसमें? जी डॉक्टर साहब, मेरे को इनका सवाल क्लियर नहीं सुनाई। डॉक्टर साहब कैंसर के पेशेंट हैं, इनका सवाल ये है कि इनका टेस्ट हुआ, इनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ठीक भी हो गए हैं, लेकिन क्या अब दोबारा कोई और भी कॉम्प्लिकेशन इनके हो सकते हैं क्या? देखिए, कैंसर के जो मरीज होते हैं उनमें अगर कीमोथेरेपी उनको मिल रही है, कैंसर में जैसा आपको पता ही है 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है, या तो फिर सर्जरी होती है, या फिर रेडियोथेरेपी होती है, या कीमोथेरेपी होती है। तो पर्टिकुलरली जब कीमोथेरेपी होती है, कभी कभी रेडियोथेरेपी में भी थोड़ा इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जैसा कि ये वायरस है, वायरस के अगेंस्ट हमारी प्रतिरक्षा तो इम्यूनिटी ही है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, अगर उसको वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो जो वायरीमिया है, जो वायरस को कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम लगता है जी, तो वो ज्यादा घातक भी हो सकता है वायरस। तो बस यही एक प्रिकॉशन रखना होता है कैंसर के पेशेंट में, कि देखना पड़ता है कि इम्यूनिटी कैसी है और वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा ठीक से हो रही है कि नहीं। एक बार वायरस से निजात मिल जाता है, एक बार वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि वो तो वायरस से ठीक हो गया ना, तो अब तो इम्यूनिटी से तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। डॉक्टर संदीप, अब चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को और सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इससे बचा सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा नवीन जी कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत एफर्ट करा है, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बहुत एफर्ट करा है और आपके लिए वैक्सीन अवेलेबल कराई है। और आपको अब जानकर खुशी होगी, करीब 8 वैक्सीन अब अप्रूव हो गई हैं इंडिया में। तो मेरा अब सबसे पहला तो यही है कि जो आपके लिए जो उचित है, जैसे कि वैक्सीन लेना, दोनों डोज लेना, और अगर बूस्टर भी जरूरत है तो फिर वो भी लेना, अगर वो आपके लिए उपयुक्त है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे जो देश ने इतनी बड़ी उन्नति करी है उसका बेनिफिट उठाएं और सारे देशवासी उठाएं, क्योंकि एक जने के लिए नहीं है ये इतना बड़ी उपलब्धि जो है। हमने 140 करोड़ से ऊपर हमने वैक्सीनेशन के डोज दे दिए हैं, तो ये विश्व में एक कीर्तिमान टाइप है। तो उसका फायदा उठाएं और अपनी वैक्सीनेशन कराएं, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ वैक्सीनेशन कराने से ये ना समझिए कि अब आप पूरी तरह से बच गए हैं। हमेशा जो है ये सेफ्टी का भी ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ का सैनिटेशन करें और सोशल जो है डिस्टेंसिंग रखें और भीड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें, अभी सेलिब्रेशन वगैरह को अवॉइड करें। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।